तो भाई ऐसा लग रहा है कि भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे इस पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम पूरे तरीके से एक भेदभाव को खत्म करने को देख रही है, एक डिस्क्रिमिनेशन का एंड करने को देख रही है। अब वो भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन कौन सा है मैं तुमको बताता हूं। ऐसा लग रहा है कि इस टेस्ट मैच में जो हमारी भारतीय टीम के बैट्समैन हैं वो सोच के आए हैं कि हम सिर्फ बैटिंग करेंगे, जो कि वो हमेशा से करते रहे हैं। अब जो मेन बैट्समैन हैं वो बॉलिंग थोड़ी कराते हैं। तो बस भैया हमारी टीम के बॉलरों ने कहा अगर तुम बैट्समैन हमारी तरह बॉलिंग नहीं करा सकते हो तो हम भी तुम्हारी तरह बैटिंग नहीं करने वाले हैं। इसीलिए जैसे ही हमारे बैट्समैन जाते हैं बॉलर्स कहते हैं कि भाई हम 2 मिनट से ज्यादा पिच पे टिकेंगे नहीं, और एक के बाद एक सीधे पवेलियन में पहुंच जाते हैं। मैं बता दूं कि जहां इस पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में इंडिया ने अपने आखिरी 7 विकेट मात्र 41 रन पे गवा दिए थे, वहीं दूसरी इनिंग में इंडिया ने अपने आखिरी 6 विकेट मात्र 31 रन पे गवा दिए। और भाई आखिरी 6 और आखिरी 7 विकेट की तो बात छोड़ ही दो, जो हमारे आखिरी के 4 प्लेयर्स हैं शार्दुल ठाकुर, बुमराह, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, इन्होंने पहली इनिंग में मात्र 5 रनों का योगदान दिया था, वहीं दूसरी इनिंग में मात्र 4 रन का योगदान दिया है। और भाई ये जो इंडियन टीम की टेलेंडर्स की समस्या है ये कोई नई समस्या नहीं है, बहुत ही पुरानी समस्या है। हमने बाकी टीमों के साथ देखा है किस तरीके से उनके जो आखिरी के पेसर्स होते हैं, आखिरी के जो विकेट्स होते हैं, उनके जो टेलेंडर्स होते हैं वो कई मैचों में एक डिसेंट अच्छा योगदान देके जाते हैं, लेकिन एक लंबे वक्त से हमारे जो नीचे के बैट्समैन है ना उनको बैटिंग करने का बिल्कुल ही मन नहीं है, इसीलिए 1-2 रन से ज्यादा वो मारते भी नहीं। तो भाई जहां तीसरे दिन का खेल समाप्त होने मैंने कहा था कि भाई ये मैच इस वक्त इस मोड़ पे खड़ा है जहां से ये मैच ड्रॉ भी हो सकता है, इस मैच को इंग्लैंड भी जीत सकती है और इंडिया भी जीत सकती है। और फिलहाल चौथे दिन का खेल समाप्त होने पे भी मुझको यही कहना होगा कि इस मैच को भाई इंडिया भी जीत सकती है, इंग्लैंड भी जीत सकती है और ये मैच शायद ड्रॉ भी हो सकता है। फिलहाल भाई इंग्लैंड के हाथों में पूरे 10 विकेट बाकी हैं, एग्जैक्ट इनको 350 रन चाहिए इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए। अब अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि यार 350 रन चौथी इनिंग में बनाना आसान तो नहीं होगा, तो भाई इंग्लैंड भले ही बहुत से मैचेस आसानी से हार जाती है, लेकिन जब भी इनको चौथी इनिंग में बड़ा टारगेट चेस करना होता है ना, इनके अंदर भाई एक अलग ही आत्मा आ जाती है, खासकर जब इनकी टीम के कप्तान बेन स्टोक्स होते हैं। क्योंकि मैं बता दूं कि भाई बेन स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड ने 7 विकेट्स भी हाथ में रहते हुए 378 रन चेस कर रखे हैं, 5 विकेट हाथ में रहते हुए 299 रन मारे हैं चौथी इनिंग में। एक बार तो 7 विकेट बाकी थे 296 रन मारे हैं, एक बार फिर से जब 5 विकेट बाकी थे तो 277 रन मार रखे हैं। तो जब तक भाई इनके 1-2 विकेट बाकी ना हो और रन कम से कम 100 आना चाहिए हो, उस वक्त पे भी पूरे तरीके से तुम जीत को कंफर्म ना मानना, क्योंकि जैसा मैंने कहा जब भी इनको चौथी इनिंग में एक बड़ा टारगेट चेस करना होता है भाई ये लोग पगला जाते हैं। अगर छोटा टारगेट होता ना तो क्या पता भाई मजाक मजाक में आउट हो जाएं, लेकिन भाई जब भी बड़ा टारगेट होगा ना इंग्लैंड वालों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। और भाई देखो हमारी जो पेस बॉलिंग है मुझे उस पर भी इतना कम भरोसा है कि मैं थोड़ा सा यहां पर यही कहूंगा कि इंग्लैंड वाले इस टेस्ट मैच को जीतेंगे। सिर्फ भाई बुमराह भैया हैं जो इस टेस्ट मैच को बचा सकते हैं, तो बुमराह भाई कुछ ऐसा कमाल आज के दिन कर दो कि साला ये मैच ऐतिहासिक बन जाए। क्योंकि भाई इतने लोगों ने सेंचुरीज मारी हैं, पहली बार ऐसा हुआ है इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में कि किसी टेस्ट मैच में इंडिया की तरफ से 5-5 सेंचुरियंस यहां पर देखने को मिले हैं, चाहे फिर वो ऋषभ पंत की 2 सेंचुरीज हो, चाहे फिर वो केएल राहुल की सेंचुरी हो, चाहे फिर वो गिल की सेंचुरी हो, चाहे फिर वो जायसवाल की सेंचुरी हो। अब अगर आप इन पारियों को इतिहास के पन्नों में दर्ज करना चाहते हैं तो आपको कुछ भी करके ये टेस्ट मैच जीतना ही जीतना होगा, क्योंकि हारे हुए टेस्ट मैचेस कोई याद नहीं करता भाई। खैर मैच का रिजल्ट जो भी होगा, लेकिन भाई एक बात कहने से मैं यहां पर बिल्कुल नहीं चूकूंगा, एक इंसान की तारीफ करने से मैं बिल्कुल नहीं बचना चाहूंगा। मैं बात कर रहा हूं ऋषभ पंत की। भाई आज के दिन मैं ये खुला ऐलान कर रहा हूं कि आने वाले वक्त में ऋषभ पंत चाहे T20 में चले या ना चले, चाहे IPL में चले या ना चले, चाहे ODI में चले या ना चले, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट में चले या ना चले, लेकिन ये बंदा टेस्ट क्रिकेट के लिए बना है। और भाई मुझे सोच के हंसी आती है क्योंकि मैंने ऋषभ पंत को एकदम स्टार्टिंग से देखा है। ये बंदा एक वक्त पे T20 क्रिकेट ऐसा खेलता था, लगता था कि ये बंदा T20 के लिए ही बना है, लेकिन भाई तब किसने सोचा था कि लोग इसको T20 टीम में एक बोझ की तरह देखेंगे और टेस्ट क्रिकेट में अलग ही लेवल के प्लेयर की तरह। मैं फिर से कह रहा हूं कि भाई ऋषभ पंत ने इतने ही टाइम में बता दिया है कि आज से 5, 6, 7, 8 साल बाद ऋषभ पंत अगर टेस्ट क्रिकेट लंबे वक्त तक खेलते हैं तो भाई हमेशा के लिए वो टेस्ट क्रिकेट में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करके जाएंगे। अगर तुम में से किसी को ऐसा लग रहा है ना कि मैं ऋषभ पंत की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा हूं, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूं, तो मैं बताना चाहूंगा कि भाई वीरेंद्र सहवाग ने सेना कंट्रीज में अपने पूरे टेस्ट करियर में टोटल 4 सेंचुरी लगाई हैं। इवन सईद अनवर की बात करें, अजिंक्य रहाणे की बात करें, महिला जयवर्धने की बात करें, अरविंदा डी सिल्वा की बात करें, इन सब ने सेना कंट्रीज में अपने पूरे टेस्ट करियर में टोटल 4 ही सेंचुरीज लगाई हैं। इवन पुजारा की बात करें, यूनुस खान की बात करें, मोहम्मद यूसुफ की बात करें, इस्मामुल हक की बात करें या सौरव गांगुली की बात करें, इन्होंने भी सेना कंट्रीज में अपने पूरे टेस्ट करियर में टोटल 5 सेंचुरी लगाई हैं। लेकिन
ऋषभ पंत फिलहाल सिर्फ 27 साल के हैं और ऑलरेडी सेना कंट्रीज के अंदर टेस्ट में वो 6 सेंचुरीज लगा चुके हैं। सिर्फ इससे पता चलता है कि ऋषभ पंत बना ही टेस्ट क्रिकेट के लिए है। और भाई यहां पर तुमको एक और कमाल की बात बताऊं, अगर तुम इस चीज पे नजर डालो कि एज एन इंडियन विकेट कीपर ओवरसीज में सबसे ज्यादा शतक आखिर किसने लगाए हैं, तो भाई इस लिस्ट में साहा आते हैं, अजय रात्रा आते हैं, विजय मंजरेकर आते हैं, राहुल द्रविड़ आते हैं, जिन्होंने एज एन इंडियन विकेट कीपर ओवरसीज में मात्र 1 सेंचुरी लगाई थी। उसके बाद संजू सैमसन और केएल राहुल आते हैं, जिन्होंने ओवरसीज में एज एन इंडियन विकेट कीपर 2 सेंचुरीज लगाई हैं। और भाई सीधे आते हैं फिर ऋषभ पंत, जिन्होंने एज एन इंडियन विकेट कीपर ओवरसीज में 7 सेंचुरीज ऑलरेडी लगा दी हैं। और भाई पता नहीं ऋषभ पंत जब भी इंग्लैंड की सरजमी पे टेस्ट मैचेस खेलते हैं तो पता नहीं यार उनको क्या हो जाता है, क्योंकि भाई पिछली 5 पारियां ऋषभ पंत ने इंग्लैंड में जो टेस्ट मैच में खेली हैं उन 5 पारियों में भाई अर्धशतक लगा रखा है। लेकिन भाई यहां पर सिर्फ मैं ऋषभ पंत की बात नहीं करूंगा, यहां पर जरूरी है बात करना केएल राहुल के बारे में, जिस पे भाई बहुत सवाल हमेशा उठाए गए हैं, बहुत ज्यादा रोस्ट किया गया है, बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया है, कई बार मैंने भी किया होगा। खासकर टेस्ट क्रिकेट में उसकी जगह को लेके काफी बार मैंने खुद सवाल खड़े किए हैं। मैंने कहा है कि भाई 50 से ज्यादा लगभग इस बंदे ने टेस्ट मैच खेल लिए हैं, लगभग 50 टेस्ट मैच खेले हैं, उसके बावजूद भी एवरेज जो है 30-35 की है। ऐसे बंदे को लगातार हम टेस्ट क्रिकेट में क्यों खिलाए जा रहे हैं? फाइनली केएल राहुल ने बताया क्यों खिलाए जा रहे हैं। और भाई कल के दिन जो दूसरी इनिंग में ये जो पारी खेली है ना, जो शतक लगाया है, जो धैर्यपूर्वक पारी खेली है, भाई बंदे ने बताया है कि क्यों वो टेस्ट क्रिकेट में खेला जा रहा था, क्यों उसको टेस्ट क्रिकेट में इतना मौका दिया जा रहा था। और भाई देखो जिस तरीके की पारी कल वो खेल रहे थे, भाई बिल्कुल भी खराब शॉट खेलने की कोशिश नहीं कर रहे थे, आराम से बॉलों को जाने दे रहे थे, पूरा पेशेंस उन्होंने वहां पर दिखाया था। और भाई ये पारी अगर इस मैच में केएल राहुल के बल्ले से ना आई होती तो बहुत चांसेस थी कि शायद हमको ऋषभ पंत की सेंचुरी भी देखने को ना मिलती, क्योंकि एक तरफ से केएल राहुल खड़े हुए थे, रुके हुए थे। और भाई अगर केएल राहुल ये पारी ना खेलते, मैं लिख के दे रहा हूं, इंडिया इस मैच को कब का हार गई होती। एंड पता नहीं भाई तुमने इस टेस्ट मैच में कमाल की बात नोटिस करी हो ना करी हो, लेकिन मैंने तो नोटिस करी कि केएल राहुल जब करुण नायर के साथ खेलते हैं तो कन्नड़ में बात करते हैं, जब साई सुदर्शन के साथ खेलते हैं तमिल में बात करते हैं, जब ऋषभ पंत के साथ खेलते हैं तो हिंदी में बात करते हैं। मतलब ये बंदा ना भाई हर चीज में वर्सेटाइल है। खैर जहां करुण नायर और साई सुदर्शन की बात निकली है तो ये कहने में भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि साई सुदर्शन और करुण नायर दोनों के लिए ही ये टेस्ट मैच पूरे तरीके से भुलाने वाला रहा है। हाँ लोग कहेंगे कि दूसरे इनिंग में एक डिसेंट योगदान दिया है, लेकिन भाई इसे डिसेंट योगदान नहीं कहते हैं, खासकर जब आप पहली पारी में 0 पर आउट हुए हो। उसके बाद साई सुदर्शन मात्र 30 रन दूसरी इनिंग में बनाए हैं, करुण नायर ने मात्र 20 रनों का योगदान दिया है। और भाई इस इनिंग में जरूरत थी कि साई सुदर्शन चले, खासकर करुण नायर को वहां पर रुकना चाहिए था, विकेट्स रोकने चाहिए थे। लेकिन भाई इतनी सारी जो उन्होंने मिन्नतें करी थी कि मुझे टेस्ट क्रिकेट में वापस लाओ वापस लाओ वापस लाओ, करुण नायर ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये बता दिया है कि क्यों उनको टेस्ट क्रिकेट से बाहर करा गया था। लोग बार बार ढिंडोरा पीटते थे कि भाई 300 मारने के बाद बाहर कर दिया, 300 मारने के बाद बाहर कर दिया। ये सत्य नहीं है। 300 मारने के बाद कम से कम 7-8 पारियां यहां पर करुण नायर ने खेली थी, लेकिन वो इतने ज्यादा इनकंसिस्टेंट रहे थे कि भाई यही लगा था कि वो चलो 300 तुक्के से पड़ गया, वरना ये बंदा बहुत ही इनकंसिस्टेंट है। हाँ ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट में एक खतरनाक कंसिस्टेंसी दिखा कर आए थे, पर भाई जब आपको मौका मिला उस मौके को आप भुना ना पाए तो घंटा फर्क नहीं पड़ता आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में उखाड़ा क्या। जैसे कि अब ऋषभ पंत यहां पर चल रहे हैं तो घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ऋषभ पंत वहां आईपीएल में फ्लॉप हो रहे थे। बहुत चांसेस हैं कि अगले टेस्ट मैच में आपको ध्रुव जुरेल इंडियन टीम का हिस्सा बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे थोड़ी जाती है भाई, थोड़ा सा मौका और देना चाहिए, एक टेस्ट मैच के बाद क्यों ही बाहर करना। तो भाई जाती ध्रुव जुरेल के साथ भी हो रही है। बंदे ने प्रैक्टिस टेस्ट मैच में जो 4 इनिंग यही इंग्लैंड में आके अभी खेली थी ना सीरीज शुरू होने से पहले, उन 4 इनिंग में से 3 में बंदे ने अर्धशतक जड़ा था, लेकिन उसके बाद ही मौका नहीं दिया गया ना। उसके अलावा मुझको लगता है कि शार्दुल ठाकुर अगर इस चौथे इनिंग में थोड़े बहुत विकेट्स नहीं ले पाते हैं तो उनको भी टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बहुत ज्यादा उनकी बैटिंग का कोटा लगा था, उन्होंने प्रैक्टिस मैच जो खेला गया था वहां 122 रन की एक अच्छी पारी खेली थी, लेकिन भाई बैटिंग में भी हगा है, बॉलिंग में तो हगा ही है। खैर अभी तो भाई चौथे इनिंग में इंडिया को इन्हीं बॉलर से काम चलाना है। प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज और शार्दुल ठाकुर और जडेजा को बुमराह का साथ यहां पर देना होगा। और बुमराह भाई आपको यह सोच के बॉलिंग करानी होगी कि मेरा कोई भी साथ नहीं देने वाला है, मुझे अकेले सब कुछ करना है, क्योंकि सच में हम सबको पता है कि बुमराह को सब कुछ अकेले करना है। अगर बुमराह ने भाई इस इनिंग में 5 विकेट कम से कम नहीं लिए तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया इस टेस्ट मैच को बचा पाएगी। और भाई मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि इंडिया के पास चौथे इनिंग में 350 रन है बचाने को, जो कि बहुत ज्यादा रन होते हैं, पर बॉलिंग इतनी हगास हो रखी है
कि भाई डर तो लगता है। और जैसा मैंने कहा, इंग्लैंड जब इतने बड़े टारगेट चेस करने पे आती है चौथे इनिंग में तो अक्सर कर जाती है, खासकर बेन स्टोक्स की कप्तानी में। उम्मीद करते हैं कि आज के दिन का जब खेल शुरू हो तो शुरुआती यहां पर कुछ झटके इंडिया इंग्लैंड को देने में सफल रहे, जिससे थोड़ा सा इंग्लैंड बैकफुट पे आ जाए, कम से कम बहुत तेज यहां पर रन बनाने को ना देखे और उसी चीज का फायदा उठा के इंडिया इस मैच को खींचने में सफल रहे। और जो 5-5 सेंचुरियंस हमको इस टेस्ट मैच में देखने को मिले हैं, इन सेंचुरियंस के लिए ये टेस्ट मैच हमेशा के लिए यादगार बन जाए और साथ में 1-0 की बढ़त मिलेगी। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, किस किस को लगता है कि इंडिया इस मैच को बहुत ही आसानी से जीतने में सफल रहेगी, जिसको भी यकीन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।